हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए, आपकी तैयारी को एक दिशा देने के लिए मेरी बुक वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान के छठे सेट को लेकर मैं आपके सामने हूं। यह किताब आपको निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर आपको पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रश्नों को संजोया गया है। यह आपको निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। अब इस बुक की खासियत थोड़ी सी बता देते हैं आपको। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, न्यूमेरिकल फिजिक्स, पीरियोडिक टेबल और कंप्यूटर, ये इतने सेक्शंस के प्रश्नों को मैंने सेट वाइज आपको उपस्थित किया है, प्रस्तुत किया है आपके सामने में। और ये 25-25 प्रश्नों का सेट है, जिसका 5 सेट मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। आपको पता होगा कि ये जो बुक आपकी है, इसमें जो OMR सीट दिया हुआ है, उस OMR सीट पर आपको एक बार कोड दिया हुआ है। उस बार कोड को जैसे ही आप स्कैन कीजिएगा तो आपको सीधे लाइव डिस्कशन अवेलेबल होगा, जो आपके लिए काफी अधिक क्या है, लाभदायक है। चलिए हम लोग ज्यादा ना बात करके सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए तो यहां देखिए, वह पौधा जो नाइट्रोजन रहित मृदा में उगते हैं वे कीटों का भक्षण करते हैं। ये देखिए, ये प्राथमिक उत्पादक हो गया, फिर कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, अब घटक। ये मैंने आपको बता दिया है कि प्राथमिक उत्पादक कौन होगा। जरा इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। ये देखिए, हरा पौधा, ये क्या हुआ, उत्पादक। क्या हुआ, उत्पादक हो गया। फिर देखिए, हरे पौधे को खाया कीट ने। क्या हुआ, कीट ने खाया, तो कीट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर 1 हो गया, कंज्यूमर 1। चलिए, फिर कीट को खाया किसने, तो कीट को खाया मेढक ने। किसने खाया, मेढक को ने खा लिया, तो मेढक क्या हो गया, आपको सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और फिर देखिए, मेढक को खा लिया कौन, तो ध्यान में रखिएगा कि ये टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। मान लीजिए मेढक को खाया किसने, तो किसने खा लिया, तो इसको खा लिया सर्प ने, स्नैक ने खा लिया, तो ये द्वितीय, सर्प ने खा लिया, तो ये क्या हो गया, आपको टर्सरी कंज्यूमर हो गया। कौन सा कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। अब जरा देखिए, हो सकता है कि हरा पौधा को डायरेक्ट मेढक खा ले, हो सकता है कि कीट को डायरेक्ट सर्प खा ले, तो ये जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फूड वेब, खाद्य जाल। क्या बोलेंगे, ये जो प्रक्रिया हुआ पूरा, उसको फूड चेन कहा जाता है। और एक ही खाद्य जाल में यदि एक से अधिक खाद्य, ठीक है, खाद्य संरचनाएं पाई जाती हैं तो उसे हम फूड वेब कहते हैं, खाद्य जाल कहेंगे। क्या कहेंगे, खाद्य जाल कहेंगे। तो एक ही खाद्य श्रृंखला में जब एक से अधिक आपको क्या होगा, बन जाता है। क्या बन जाता है भाई जी, तो आपको खाद्य श्रृंखला बन जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहा जाता है, फूड वेब कहा जाता है। तो ये बातें याद रखना है आपको। और मैंने कह दिया कि कवक और क्या जी, तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु सबसे बड़ा अपघटक होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। अकार्बनिक तत्व जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी अकार्बनिक तत्व यानी क्या हुआ, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए भोजन क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ C6H12O6, और ये जो है आपको टूट गया किसमें, तो आपको पता है कि भोजन पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के बाद ATP ऊर्जा उत्पन्न करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न करेगा। तो यह क्या देगा, तो ATP के फॉर्म में टूटेगा। याद रखना है कि ग्लूकोज श्वसन के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज श्वसन के उपरांत जब, ठीक है, जब आपको प्रवेश करेगा कहां पर, सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में वह क्या होगा, टूट जाता है। यहां 2 पायरुविक अम्ल निर्मित होता है। ये 2 पायरुविक अम्ल जब प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पर क्या होगा, आपको ATP ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा कि खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। जबकि ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में टूटेगा तो क्या उत्पन्न होगा, तो पायरुविक अम्ल उत्पन्न होगा। कितने पायरुविक अम्ल, 2 पायरुविक अम्ल उत्पन्न होंगे। और ये देखिए मैंने क्या बताया, ATP, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं। यहां देखिए मैंने क्या लिखा है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव जंतु है, ये लंबे समय तक ATP को स्टोर नहीं कर सकता है। और किसके रूप में ये स्टोर करेगा, या तो फैट के रूप में, या ऑयल के रूप में, या स्टार्च के रूप में। याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो स्टार्च जो स्टोरेज होता है वो किसके रूप में, तो ग्लाइकोजेन के रूप में। किसके रूप में स्टोर होगा, ग्लाइकोजेन के रूप में। यहां देखिए ATP क्या हुआ, एडिनोसिन, ठीक है,
फॉस्फेट हो गया। और ये देखिए एडीपी, इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में बदलता है? तो एटीपी में बदलेगा। और एटीपी किस में बदलेगा? एडीपी में बदलेगा। तो ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं किसमें? तो आपको किसमें? जीव जंतुओं में चलता रहता है। और यहां पर क्वेश्चन पे फिर आ रहे हैं, अकार्बनिक तत्व इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह कौन है? तो फास्फोरस है। ध्यान में रखिएगा, एटीपी को ही हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। और सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी कैसे कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होते हैं? तो आपको पता है कि 32 ग्राम में 1 मोल। 32 ग्राम में कितने मोल? 1 मोल। भैया ये O2 है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यानी 16 गुना 2 बराबर कितना मोल? तो ये देखिए 32 ग्राम हो गया। 32 ग्राम बराबर कितना मोल? 1 मोल होता है। भाई जी हमको बता रहा है, क्या बता रहा है? कि नंबर ऑफ मोल्स। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि किस तरह से मोल से निकालना है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपको हर सेट में, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले बार बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे मूल से, तो इस बार भी पूछा जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, एनटीपीसी में एक क्वेश्चन रख दीजिए, यहां से पूछने की संभावना है। ग्रुप डी में तो कोई बात ही नहीं है भाई, पूछेगा ही पूछेगा। तो एम हो गया, ये है दिया गया द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? दिया गया द्रव्यमान है। दिया गया द्रव्यमान है यानी गिवन मास है। और ये देखिए ये क्या है? आणविक द्रव्यमान है। कौन सा द्रव्यमान है? आणविक द्रव्यमान है। तो 2 प्रकार का द्रव्यमान हो गया। कौन कौन? तो एक हो गया, ठीक है, एम बटे बड़का एम, छोटका एम बटे बड़का एम। अब जरा देख लीजिए, निकाल लीजिए ना, 12 बटे क्या? 32 भागा करेंगे 0.375 मोल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 0.375 मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.375 मोल हो जाएगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, 0.375 मोल हो जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात को कि ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राण वायु, क्योंकि इसके बिना ना तो मनुष्य के शरीर में क्या होगा, ठीक है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो पाएगा, तो मनुष्य जिएगा कैसे? तो इसीलिए इसको प्राण वायु कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने के लिए आवश्यक होता है, यानी बिना ऑक्सीजन के कोई भी वस्तु जल नहीं सकता। ऑक्सीजन भले ही नहीं जलता है आपको, लेकिन जलाने में सहायक होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, 1 मोल में, ठीक है, अणुओं या परमाणुओं की संख्या क्या होगी? नियत होगी। इसे ही एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। और 1 एवोगाद्रो नंबर बराबर क्या होगा? 1 एवोगाद्रो नंबर बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन। अणु, परमाणु या क्या होगा? आयन होगा। एकदम याद रखिएगा, अणु, परमाणु या आयन होता है। तो इसे ही एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा हूं मैं। और यहां देखिए नंबर ऑफ मोल से निकाल दिया मैंने, 0.375 मोल निकलेगा। 1 मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या क्या होगी? नियत होती है। इसे एवोगाद्रो नंबर कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए हेमोफीलिया के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? हेमोफीलिया, बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, हेमोफीलिया क्या होता है भाई जी? तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमेगा। हेमोफीलिया, LIA, हेमोफीलिया। देखिए हेमोफीलिया में क्या होगा कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसमें विटामिन के और फैक्टर 8 के उत्पादन प्रभावित होते हैं। फैक्टर 8 का उत्पादन प्रभावित होता है। और यह, ठीक है, फैक्टर 8 का उत्पादन प्रभावित होता है। इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या होगा कि यह, ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है। और यह अप्रभावी रोग है, प्रभावी नहीं होता है। यह एक प्रभावी रोग है, यह गलत हो गया। रुधिर को थक्का बनाने में एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, तो यह भी सही है। कौन गलत है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन है? तो यह प्रभावी रोग नहीं है, यह एक अप्रभावी रोग है, यह एक लिंग संलग्न रोग है। और रुधिर के थक्का बनने में एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। याद रखिएगा हेमोफीलिया जो है उसका जो वाहक होता है, ये देखिए फादर विदाउट हेमोफीलिया, लेकिन मदर अगर कैरियर है तो चिल्ड्रेन, ये देखिए चिल्ड्रेन, ये क्या होगा? तो सन जो होगा, कौन होगा? लड़का जो होगा वो पूर्णतः आपको प्रभावित होगा। किससे? तो पूर्णतः प्रभावित होगा किससे? तो हेमोफीलिया से। लेकिन ठीक है, आप देखो वाहक बन जाएगी, कौन? वाहक बनेगी। फिर यहां पर डॉटर यानी, ठीक है, लड़कियां बनेगी। क्या बनेगी? लड़कियां। इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। याद रखना है, कौन सा डिजीज बोलेंगे? रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। यहां पर मैं जो बता रहा था, ये देखिए फादर विदाउट हेमोफिलिक है, लेकिन मदर जो है हेमोफिलिक है, अर्ध मदर, ये क्या है? यहां अप्रभावी है। लेकिन जैसे ही आपको किसमें आएगा?
सन में आएगा तो एक्स क्रोमोजोम, चूंकि ठीक है आपको ध्यान में रखना है कि एक्स क्रोमोजोम जो है हेमोफीलिया में क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जैसे ही पुरुष में आएगा तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि यहां एक एक्स और एक वाई होता है, तो एक्स क्रोमोजोम डोमिनेंट हो जाएगा और ठीक है प्रभावित हो जाएगा। कौन हेमोफिलिक से प्रभावित हो जाएगा, कौन आपको, तो पुरुष प्रभावित हो जाएगा। लेकिन महिलाओं में यहां 2 एक्स होता है, यानी आपको क्या होगा, वह केवल कैरियर होगा, वो डोमिनेंट नहीं होगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि यह एक अप्रभावी रोग है। याद रखना है हेमोफीलिया में क्या क्या कमी होगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, विटामिन के की कमी हो जाएगी, फैक्टर 8 की कमी हो जाएगी, ऐसा प्रोटीन का बनना बंद हो जाएगा जो रक्त के थक्का के बनने के लिए आवश्यक होता है। तो ये क्या है, अनुवांशिक रोग है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सफलता मिलती है तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन होता है। यहां देखिए, रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 केजी, ध्यान दीजिएगा जरा, 100 केजी, ये सेकेंड है, 100 केजी द्रव्यमान के एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होगा, और m इंटू त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर होती है। तो भैया द्रव्यमान कितना है, 100 केजी, गुना भी क्या है, तो भी आपको है, ध्यान दीजिएगा, वेग कितना है, तो 8 में से 5 को घटा दीजिए, बटा 6 कर लीजिए। तो ये देखिए 8 में से 5 को घटाएंगे 3, 3 दूनी 6, यानी 50 न्यूटन हो जाएगा। कितना न्यूटन होगा, 50 न्यूटन होगा। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, बल किसको कहते हैं, तो बल संवेग में परिवर्तन की दर होती है, संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। और बल की परिभाषा कहां से मिला, तो न्यूटन के पहले गति नियम से। बल का व्यंजक कहां से मिला, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक मिलता है। बल का गुण कहां से मिलता है, तो बल की प्रॉपर्टी न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है। और न्यूटन ने ही बल के बारे में बताया था कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। और आपको जाते जाते मैं बस यही कहूंगा कि बच्चे पढ़िए 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 और सफलता अर्जित कीजिए। और यह तभी संभव है जब आप मेरे से जुड़िए 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 और एक नई ऊंचाई तक पहुंचिए, क्योंकि मैं लगा हुआ हूं आपकी सफलता में, आपकी को सफल करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।